सिंगापुर के लिए जब भी हमें कॉल्स आती है कि सर सिंगापुर स्टडी परमिट का अप्लाई कर दो। जिन्होंने तो माइंड सेटिंग किया कि सिंगापुर इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, कि वहाँ पर स्टडी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैंसर अप्लाई करिए, जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट होगा वो हमारा होगा। पर जिनके माइंड में कहीं ना कहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके की इमेज होती है कि वहाँ पर जाके इजिली सेटलमेंट हो जाएगी, सिंगापुर में जाके सेटलमेंट नहीं होगी, तो उनको बहुत डीप लेवल पे उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनके साथ आधा घंटा घंटा लगाना पड़ता है। कन्वींस होना ना होना ये स्टूडेंट या पेरेंट्स के हाथ में होता है, वो हम तो अपनी बात बता सकते हैं। तो अब इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग करने की बजाय यदि हम अब सोशल मीडिया का आपको मालूम है कि ज़माना है, और यदि मास लेवल पे बात करनी हो तो इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर सकता हूँ। देखिए, जब सिंगापुर के स्टडी परमिट की बात आती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है कि सर वहाँ पर पीआर तो होगी नहीं, वहाँ पर हमको बिजनेस कैसे सेटल करेंगे, स्टडी परमिट के बाद क्या करना पड़ेगा सर, वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस जो हैं वो पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपके जो ये जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो उनके बारे में आज बात की जाए। देखिए, सिंगापुर में जाने का सबसे प्लस जो बेनिफिट ये है वो ये है कि एक तो इसकी जो ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर 3.5-4 लाख रुपए में आप सिंगापुर का स्टडी परमिट ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका वीज़ा लगता है तभी ऑफिशियली आपको फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। कोई भी जो गवर्नमेंट है सिंगापुर की, वो पहले फ़ी नहीं लेती, कोई भी कॉलेज है वो पहले फ़ी नहीं लेता। जब आपका वीज़ा लगता है तब आपको फ़ी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो आप रिस्क फ्री हो जाते हैं कि आपको कोई फ़ी का ऐसा कि हम फ़ी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वीज़ा की कोई नेगेटिव या रिफ्यूज़ल आती है तो फिर हमें पैसा वापस आएगा, काट के आएगा, ये आएगा, वो ऐसी कोई बातें नहीं होती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर क्या वहाँ पर हमें वर्क परमिट मिल जाएगा? क्या हमें पीआर मिल जाएगी? क्या-क्या ऑप्शंस हैं वहाँ पर? इसके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के माइंड में रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि आपने मान लीजिए कि आपके माइंड में कहीं न कहीं कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड, यूएस, यूके है। कनाडा की बात में चलिए करते हैं, क्योंकि 90% कॉल्स आज से 5-6 महीने पहले कनाडा के लिए आती थी, अब खैर कम हो गई। कनाडा के लिए अब क्योंकि एसडीएस जो स्ट्रीम है वो उठा दी गई है, जो स्टूडेंट टैक्स स्ट्रीम था, अब नॉन एसडीएस में की फाइल लगेगी। और कई जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कई मेरी कंसल्टेंट लॉबी के जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत धूम धड़के से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि $1000 में, यानी कि 60-65 हज़ार में आप कनाडा जा सकते हैं। ये बात सोचने वाली है कि क्या $1000 कनेडियन डॉलर जब आप फी अप्लाई करते हैं, फी देते हैं, तो क्या आपको वीज़ा मिल जाता है? सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है। देखिए, बड़ी कॉमनली ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम पूरी फ़ी डिपॉज़िट करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 18,000 या $20,000 कनेडियन फ़ी डिपॉज़िट करते थे, मेडिकल करवाते थे, या उसके साथ जीआईसी जो 20,635 कनेडियन डॉलर है वो जमा कराते थे, और आइल्स में 6 बैंड ईच भी होते थे। तो मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि हम $1000 फ़ी डिपॉज़िट कराने से यदि हमें वीज़ा मिलता होता तो इस टाइम तो लाइन लग जाती है ना। अब तो आपको मालूम है कैपिंग हो चुकी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो देखती है कि हमने कैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एंट्री करवानी है कि उनके पास स्किल हो। तो यदि आप ये सोच लें कि $1000 या 65-70 हज़ार रुपीज़ देने पे आप कनाडा में एडमिशन ले सकते हैं, तो 5-7-10% चांसेस हो सकते हैं। बट यदि आप सोचें कि नहीं सर फिर हम क्या करें, तो उसके लिए फिर आपको मान लो फ़ी सेमेस्टर वाइज फीस, मान लो आप 5 लाख रुपए फीस जमा कराते हैं, और मान लीजिए आप कहते हैं कि हम सर जीएससी नहीं है तो हम अपने फंड शो करेंगे, तो फिर भी तो फंड तो शो करने पड़ेंगे। आपको 1 साल की जो ट्यूशन फीस है, फॉर एग्जांपल 12-13 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस बन जाती है पब्लिक फंडेड कॉलेज में, और जीआईसी जो है वो भी तकरीबन 12-13 लाख रुपए आपका जीआईसी बन जाता है। तो 22 से 23 लाख या 25 लाख के करीब आपको 1 साल पुराना फंड शो करना पड़ता है, या हम 1 साल का कैसे सर्वाइवल करेंगे। तो अच्छा, फिर वीज़ा लगता नहीं लगता, फिर क्वेश्चन मार्क के दायरे में आता है कि कैसे पैसा वापस आएगा। तो मैं आपको सिंगापुर के साथ-साथ कनाडा का कंपैरिज़न इसलिए बता रहा हूँ कि अभी थोड़ा-सा टफ टाइम है कनाडा के लिए, अनटिल और अनलेस कि आप फुल फी डिपॉज़िट कराते हैं, जीआईसी कराते हैं, फिर तो आपके चांसेस मैक्सिमम रहते हैं
कि आपका वीज़ा आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यदि आप ये सोचेंगे कि भी 1000-2000 क्योंकि सिंगापुर में हमें 4 लाख रुपया देना पड़ेगा, यहाँ पर तो हज़ारों में मतलब 60-70 हज़ार रुपये में हमारा वीज़ा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो अपनी जेन्युइन फंड है वो शो करने पड़ते हैं, तो वीज़ा के चांसेस जस्ट 5 to 10% होते हैं। तो ये मैं इसलिए बात जोड़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कनाडा और सिंगापुर के बारे में आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि जो कहते हैं कि सर 4 लाख में सिंगापुर हम तो 65,000 देके या 70,000 देके हम कनाडा चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी में नहीं रहता। चलिए हम दोबारा सिंगापुर पे आते हैं। सिंगापुर में क्या होता है कि यदि आपको कोई भी कॉलेज ऑफर लेटर दे देता है, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 6+6 का होता है या 9+6 का होता है। 6+6 का मतलब होता है कि आप वहाँ पर 6 मंथ्स आप स्टडी करेंगे और 6 मंथ्स आपको ओजेटी मिलती है, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। इंटर्नशिप कह लो, स्टाइपेंड कह लो, जॉब एग्जैक्टली नहीं होती, आप वर्क परमिट कहेंगे वो नहीं होता। ऐसे 9+6 है। 9 मंथ्स आप वहाँ पर स्टडी करते हैं, 6 मंथ्स आपको वहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है। अब जब ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है, नो डाउट कि 1000 से 1200 से 1500 डॉलर के बीच में आपको वहाँ पर जो स्टाइपेंड है, जो ट्रेनिंग का कॉम्पनसेशन है, वो मिल जाता है। अब आपने जितना पैसा लगाया था, मतलब 4 लाख रुपए लगाया था अपने फी के लिए, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख से ज़्यादा ही वापस आ जाता है। जो आपका खाने रहने का खर्चा होता है वो भी ऑलमोस्ट सारा वापस आ जाता है। अब आपकी एजुकेशन सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, रहना खाना पीना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको अलग मिल गया। अब बात आती है कि सर अब वापस आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि सपोज आप डिप्लोमा पे गए हैं, तो आप वहाँ पर एडवांस डिप्लोमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा में तो आप डिग्री कर सकते हैं यदि आपके पास पैसा है तो। आप कहते हैं कि सर हम 4 लाख रुपए तो पहले बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे हैं, पैसा होता तो फिर हम कहीं और यूरोपियन कंट्री या शेंगन कंट्री में चले जाते। तो अभी आप हमें ये बताइए कि आगे क्या करें? तो बेस्ट वे ये होता है कि जहाँ पर आपको ओजेटी मिलती है, एक तो आपके पास वो एम्प्लॉयर हो गया, 6 महीने आप उनके साथ काम करते हैं, आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका वे ऑफ वर्किंग है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, वो उसको क्लियर हो जाती है। तो वो भी हो सकता है कि आपको वर्क परमिट ऑफर कर सकता है। यदि आपको लगता है कि नहीं सर मेरे फ्रेंड्स गए थे, उनको ऑफर लेटर उनको वर्क परमिट नहीं इशू हुआ, अब क्या करें? तो यहाँ वहाँ पर कई एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं। हम भी आपकी असिस्टेंस करते हैं, हेल्प करते हैं। हम आपको बताते हैं कि जैसे यूएमएस कंपनी है, या और भी कई ऐसी हज़ारों कंपनी है जहाँ जो आपको डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए ऑफर करती हैं। नो डाउट वो चार्ज लेते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते। हम आपको वर्क परमिट का असिस्टेंस करने के लिए कोई चार्ज नहीं करते, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको बताते हैं कि ये कंपनी है, ये यहाँ पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे बात करिए। यदि आपका स्किल्स वहाँ पर मैच करता है तो आपको 2 साल का वर्क परमिट इशू किया जाता है। अब वर्क परमिट जो है वो आप उसमें वर्क परमिट है, एस पास है, ई पास है, वो डिफरेंट कैटेगरीज है। वो जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको ज़्यादा बता पाऊंगा। फिलहाल हम वर्क परमिट की बात करते हैं। जो लेट्स सपोज आपको किसी होटल मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, या अपने हॉस्पिटलिटी कोर्स किया है, या अपने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, कोई भी ऐसे कोर्स किया था और आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल होटल में किसी में जॉब मिल जाती है, एज ए मैनेजर की जॉब मिल जाती है, तो वहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $1500 से लेकर $2500 के बीच में मिल जाता है आपको। डिपेंड करता है कि आपकी जो अकोमोडेशन है वो होटल के जो एम्प्लॉयर है वो आपको देता नहीं देता, वो बात की बात है। आपको फूड 1 टाइम का मिल जाता है। तो यदि आप वहाँ पर 2 साल स्टे कर लेते हैं, 2 साल का आपका वर्क परमिट इशू होता है, 2 साल आप प्रॉपर डेडिकेशन से काम करते हैं और आप टैक्स वहाँ पर डिडक्शन होती है आपकी, तो नो डाउट कि जब आपका ये कुछ कॉर्पस वहाँ पर बन जाता है आपका बैंकिंग में, तो फिर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी आप जिस कंट्री में पढ़ना जाना चाहते हैं या आप वहाँ पर घूमना जाना चाहते हैं, या मान लीजिए आप वर्क परमिट के लिए किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, तो आपके जो डोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। तो सिंगापुर को इतने आप हल्के लेवल पे मत लीजिए कि सर सिंगापुर में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर तो पीआर नहीं होगी। नो डाउट पीआर नहीं होती, बट पीआर इज नॉट द अल्टीमेट गोल, है ना। तो आपका जो गोल है वो सेटलमेंट का है। वर्क परमिट जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। हाँ, यदि आप वहाँ पर ई पास ले लेते हैं तो फिर पीआर के ऑप्शंस भी खुलते हैं, वो बहुत टाइम लेता है, उसके लिए हम रिकमेंड नहीं करते आपको कि सिंगापुर में आपको पीआर की ऑप्शंस आपके पास है। बट आपकी जो सेटलमेंट है, आपकी जो बाकी अदर कंट्रीज के अलावा आपकी जो सेटलमेंट है वो सिंगापुर में हो सकती है। यदि आपका माइंड एकदम सेट है कि सर ठीक है कि हम वहाँ पर स्टडी करने जाएंगे, वहाँ पर आप हमें असिस्टेंस कर सकते हैं, असिस्ट करिए हमें वर्क परमिट के लिए, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर वहाँ पर आप अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। और अदर कंट्रीज में जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, कोई आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, अब यहाँ पर आपको 15 से 20 से 30 लाख रुपए लगता है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मूव कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में जिस एम्बेसी की फीस भरी है, आपका बैंकिंग आपके पास होगी, सोर्स ऑफ फंड आपके पास है, तो कोई भी कंट्री आपको मना नहीं करती विजिटर वीजे के लिए खासतौर पे। और जब विजिटर वीजा मिल जाता है तो वहाँ पर आप जाके अपने लेवल पे देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर वर्किंग राइट्स मिलते हैं नहीं मिलते, वो बात की बात है। वो आप जो लॉयर्स हैं वहाँ पर, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो सिंगापुर एक पाथवे का काम करता है, आपके लिए बहुत ईजी डेस्टिनेशन बन जाती है
किसी भी कंट्री को मूव करने के लिए। तो बाकी इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 9815873700। आप इस पे बात करिए, खुल के बात करिए, और यदि आप कन्विंस होते हैं तभी सिंगापुर का जो स्टडी परमिट है वो अप्लाई करिए। सो नेक्स्ट फ्राइडे मैं सेम टाइमिंग्स पे आपके साथ फिर हाजिर हूँगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।